हेलो एवरीवन। 5वीं कक्षा में आपका स्वागत है। विषय हिंदी। कल हमने पिछले वीडियो में देखा था कि कहानी का अभ्यास हमने किया था। आज हम राग की रस्सी इस पाठ के प्रश्न उत्तर देखने वाले। उससे पहले हम पाठ में आए हुए नए शब्द देखेंगे। पहला शब्द है चालाकी। चालाकी यानी कपट, अपने स्वार्थ के लिए विचार करना, उसे चालाकी कहते हैं। हाजिर जवाबी, तुरंत उत्तर देने वाला। मशहूर, प्रसिद्ध। होशियारी, बहुत ही समझदार। आप बीती, अपने ऊपर बीतने वाली या अपने ऊपर गुजरने वाली। असंभव, जो संभव ना हो, नॉट पॉसिबल। प्रस्ताव, सुझाव। दुनियादारी, दुनिया का ज्ञान, व्यवहार ज्ञान। ठीक है, अभी हम पाठ में से देखेंगे पेज नंबर 8। इसमें से पहला प्रश्न है भोला भाला। इसके अंतर्गत 2 क्वेश्चन आते हैं। तो पहला प्रश्न है, तिब्बत के मंत्री अपने बेटे के भोलेपन से चिंतित रहते। भोलेपन से चिंतित रहते थे। तो इस वाक्य से संबंधित प्रश्न है, तुम्हारे विचार से वे किन किन बातों के बारे में सोचकर परेशान होते थे। तो इसका उत्तर है, देखिए प्रश्न फिर एक बार पढ़ती हूँ मैं। तुम्हारे विचार से वे किन किन बातों के बारे में सोचकर परेशान होते थे। अगर आपने कहानी एक बार फिर पढ़ी होगी तो आपको इसका उत्तर आ जाएगा। हमने देखा कि मंत्री का बेटा बहुत भोला है, इसलिए मंत्री जी क्या सोचते थे? वे सोचते थे कि मेरे बाद उसका जीवन कठिन होगा, उसे कोई भी आसानी से बेवकूफ़ बना देगा, अपना जीवन कैसे जी सकेगा, ये सोचकर परेशान होते थे। हमने देखा कि मंत्री जी तो बहुत होशियार है, हाजिर जवाबी है, इसके लिए वो मशहूर भी है। लेकिन उनका बेटा कैसा था? बहुत ही भोला था, और मेरे बाद इसका क्या होगा, वो अपना जीवन कैसे काटेगा, उसको तो ज़रा सा भी व्यवहार ज्ञान नहीं है, दुनियादारी की समझ नहीं है, उसे होशियारी क्या है छू कर भी नहीं गई है, वो किस तरीके से अपना जीवन चलाएगा, ये सोचकर वो परेशान होते होंगे। दूसरा क्वेश्चन है ख। तुम तिब्बत के मंत्री की जगह होती तो क्या उपाय करती? आप अगर मंत्री के जगह होते तो क्या उपाय करते उस लड़के के बारे में? तो उत्तर है, जो उनका बेटा था वह भोला था, लेकिन क्या सक्षम था। वह भोला था परंतु सक्षम था। मैं उसे सभी काम सिखाती, लोगों से मिलने जुलने का मौका देती, ताकि वह उनके व्यवहार को समझे। लोगों से क्यों मिलने जुलने देती? क्योंकि क्या होता, लोगों से मिलने के बाद उसे व्यवहार की समझ आती, गलतियां करने देती, उनसे उसे सीखने देती, साथ ही पढ़ने के लिए प्रेरित करती। देखो, इस प्रश्न का उत्तर हमने इस तरह से लिखा है कि अगर लोगों से हम मिलते जुलते हैं तो हमारे विचार क्या होते हैं? बढ़ते हैं। अगर सोचो आप कभी बाज़ार में गए हो, या आपके मम्मी पापा ने आपको किसी काम से दुकान में भेजा हो, तो आप क्या करते हो? हाँ, तो आप क्या करते हो? कोई चीज़ लाने के लिए जब आप जाते हो तब पहले आप उस चीज़ के बारे में जानकारी लेते हो। कौन से कंपनी का प्रोडक्ट है, कितना ग्राम है और कितनी उसकी कीमत होगी या होनी चाहिए। फिर उसके बाद आप खरीदते हो, है ना। तो ये जो खरीदी है या उसकी जो जानकारी है वो आपको मिल जाती है, यानी खरीदारी का काम आप करते हो।
और आपको वो सब बातें ध्यान में आती है और धीरे धीरे ऐसे करके हम सीख जाते हैं। लेकिन यहाँ तो मंत्री जी का बेटा भोला है, इसलिए वो कुछ भी सीख नहीं पा रहा है। इसीलिए क्या करना चाहिए, ऐसे बेटों को या व्यक्ति को अगर उसके समझ के बाहर है तो हम उसे क्या करने देंगे, व्यवहार करने के लिए लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा मिलने देंगे। इससे क्या होगा, एक दूसरे से मिलजुल कर एक दूसरे के विचार वो जान सकेगा। वो व्यक्ति जो है एक दूसरे का विचार जान सकेगा और उसके साथ साथ वो अपनी भी प्रगति कर सकता है। गलतियों से क्या होता है, उन गलतियों से जो गलतियाँ उस व्यक्ति से होगी वो उस गलतियों से सीखता चला जाएगा। इसलिए उससे अगर गलती हो भी जाए तो उसे माफ़ कर देना चाहिए, क्योंकि इस गलतियों से मतलब हर कोई गलतियों से ही आदमी सीख जाता है और उसके साथ साथ आगे के भी शिक्षा उसे देनी चाहिए। दूसरा क्वेश्चन है शहर की तरफ। इसमें फिर एक वाक्य बता दिया गया है और उसके बाद क और ख ये दो क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन हम देखेंगे, मंत्री ने अपने बेटे को शहर की तरफ रवाना किया। उससे संबंधित क्वेश्चन यानी प्रश्न है, मंत्री ने अपने बेटे को शहर क्यों भेजा? इसका उत्तर क्या है, मंत्री ने अपने बेटे को शहर भेजा क्योंकि वह समझदार और चतुर बन सके, अच्छे बुरे का फर्क समझ सके, जीने की कला लोगों से सीखे, अनुभव प्राप्त करे, दुनियादारी समझ सके। क्यों भेजा? मंत्री ने अपने बेटे को शहर क्यों भेजा? क्योंकि क्या करना चाहता था मंत्री जी क्या करना चाहते थे, उस अपने बेटे को समझदार और चतुर बनाना चाहते थे और इसीलिए उन्होंने क्या किया, और ये चतुराई उसे लोगों से मिलने जुलने से प्राप्त होगी, इसीलिए उन्होंने क्या किया, शहर भेजा है। और वहाँ ज़्यादातर क्या होता है, ज़्यादा लोग होंगे, ज़्यादा भीड़ होगी, जहाँ पे वो क्या करेगा, ज़्यादा लोगों से मिलेगा और अच्छे बुरे का फ़र्क समझने की कोशिश करेगा, जीने की कला लोगों से सीखेगा, अनुभव मिलेंगे उसे, लोगों से मिलके कुछ अच्छे कुछ बुरे उसे अनुभव मिलेंगे और उस अनुभव से क्या करेगा, वो अपना जीने की जो कला है वो सीखेगा। अनुभव से हम सीखते हैं, दुनियादारी समझ सकेगा, यानी दुनिया में जो व्यवहार चलते हैं, व्यवहार का ज्ञान है वो समझ सकेगा। उसने अपने बेटों को भेड़ों के साथ शहर में ही क्यों भेजा? ख प्रश्न है, उसने अपने बेटे को भेड़ों के साथ शहर में ही क्यों भेजा? देखो, गांव में वो जो लोग हैं वहाँ पे तो वो जो भेड़े हैं वो भेड़ों को बेचने के लिए उन्हें शहर ही जाना होता है। किसी भी काम के लिए हम शहर की तरफ ज़्यादातर जाते हैं। तो यहाँ भी क्या है, ये जो लोनपोगार है और उनके बेटे जो है वो एक गांव में रह रहे और इसके लिए उसने शहर में भेजने के लिए क्या किया, उसे 100 भेड़ें दे दी। और वो भेड़ों के साथ क्या करना है, वो हमने कहानी में पढ़ा कि उसे बेचना नहीं है, मारना नहीं है, लेकिन उसके साथ क्या लाना है, 100 बोरे जौ लाना है खरीद कर। तो अब देखो इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, लेकिन उसने अपने बेटे को भेड़ों के साथ शहर में ही भेजा। शहर में ही क्यों भेजा? ताकि वह अधिक लोगों के संपर्क में आ सके। शहर में बहुत सारे लोग होते हैं तो उनसे वो मिलेगा जुलेगा और बातें करेगा, तभी तो उसने जो बताया है बेटे से कि क्या बताया है, 100 बोरे क्या जौ लाना है, तो उसके बारे में वो जानने की कोशिश करेगा। होशियारी से काम करना सीखे, थोड़ी सी उसमें होशियारी आ जाए, उसे व्यवहार के बारे में जानकारी मिले, कैसे खरीदना है, कैसे लेना है, क्या भाव चल रहा है, कैसी वस्तु है, क्या चीज़ें होती है, किस तरह से बनती है, कहाँ पे मिलेगी, आदि सारी जानकारी वो क्या करेगा, प्राप्त कर सकेगा। सच्चे झूठे का फर्क समझेगा,
ज़्यादातर शहर में क्या होता है कि कोई भी ऐसा झूठ बोल के किसी को भी फंसा सकता है। इसलिए अगर वो शहर में गया तो शायद उसमें से वो सच्चा कौन है झूठा कौन है इसका फ़र्क समझ सकेगा। लोगों को पहचानने का अनुभव प्राप्त करें। लोगों को कौन सच्चा आदमी है कौन झूठा है उसका परखना बहुत ज़रूरी होता है। तो ये जो लोगों का अनुभव उसके साथ रहेगा तो उसे आगे जाने में दिक्कत नहीं होगी। वो समझ सकेगा ये आदमी झूठा है ये सच्चा है, इसीलिए किसके साथ जाना है किसके साथ नहीं जाना है, किससे खरीदारी करनी है, किसके पास असली चीज़ें हैं किसके पास नकली चीज़ें हैं आदि के बारे में वो जान सकेगा। दूसरा प्रश्न है उसके बाद है ग, जो है मैंने यहाँ नहीं लिखा है लेकिन मैं आपको पढ़ के सुनाती हूँ। तुम्हारे घर के बड़े लोग पहले कहाँ रहते थे? घर में पता करो। आस पड़ोस में भी किसी ऐसे व्यक्ति के बारे में पता करो जो किसी दूसरी जगह जाकर बस गया हो। उनसे बातचीत करो और जानने की कोशिश करो कि क्या वे अपने निर्णय से खुश है, क्यों। एक पुरुष एक महिला और एक बच्चे से बात करो। यह भी पूछो कि उन्होंने वह जगह क्यों छोड़ दी। ये जो प्रश्न है इसका उत्तर आप लोग चर्चा करके भी चर्चा करने से ही आपको इसका जवाब मिल सकता है। देखो सभी लोग हैं जो अपना व्यवसाय करने के लिए अपने गांव को छोड़कर शहर में चले जाते हैं। तो एकाध दूसरा कोई ऐसा व्यक्ति होगा आपके नज़दीक या पहचान वाले, तो आप उनसे पूछ सकते हो कि आस पड़ोस में भी, यहाँ तक अपने लोगों से आपके घर वालों से भी आप ये पूछ सकते हो कि तुम्हारे घर के बड़े लोग पहले कहाँ रहते थे, क्या पहले से आप वहाँ हो यहाँ हो या कहीं से आप यहाँ रहने के लिए आए हो, और आए हो तो क्यों आए, और कैसा लग रहा है अब उन्हें यहाँ आकर, अपने निर्णय से वो खुश है क्या, और अगर खुश है तो क्यों है। और उससे क्या करो आप बात करो और पूछो कि पहले वाली वह जगह उन्होंने क्यों छोड़ दी, कोई समस्या थी क्या वहाँ पे। इस तरीके से आप ये चर्चा करके इस प्रश्न का आप जवाब ढूंढ सकते हो। इसके लिखने की कोई आवश्यकता है नहीं, लेकिन फिर भी आपको जानकारी के लिए आप ज़रूर पूछो कि कोई ऐसा व्यक्ति है जिन्होंने अपना पहला गांव छोड़ा हो और वहाँ वो शहर में रहने गए हो या आपके इधर रहने आए हो, उनका अनुभव कैसा है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। जौ एक तरह का अनाज है जिसे कई तरह से इस्तेमाल किया जाता है। इसकी रोटी बनाई जाती है, सत्तू बनाया जाता है और सूखा भूनकर भी खाया जाता है। मैंने कहानी में बताया था आपको कि जो एक गेहूं के जैसा दाना होता है उसका भी आटा बनता है, और जैसा गेहूं का आटा बनता है और हम उसकी रोटी बनाते हैं, उसी तरीके से जो अनाज है, धान का प्रकार है, उसकी भी रोटी बनाई जाती है। देखो यहाँ पे भी क्वेश्चन में हमारे लिखा है, इसकी रोटी बनाई जाती है, सत्तू बनाया जाता है और सूखा भूनकर भी खाया जाता है। हर तरीके से इसे खाया जाता है, बिरयानी, सूप और बहुत कुछ, खिचड़ी, इस तरीके से इसके पदार्थ बनाए जाते हैं और इसे खाया जाता है। तो प्रश्न क्या है? अपने घर में और स्कूल में बातचीत करके कुछ अनाजों के नाम पता करो। यहाँ पे मैंने उत्तर में लिख लिया है, आप भी पता करो और कौन कौन से अनाज है। देखो, गेहूँ, जो हमारे पाठ में है, चावल, बाजरा, नाचनी, ज्वार, चना, मक्का और सोयाबीन। क्या आपको इसमें से सभी अनाज पता है? अगर नहीं पता है तो इसके बारे में और आप जानकारी घर वालों से ले सकते हो। मेरे ख्याल से आपको सभी अनाज पता होंगे। चावल जो हम हर रोज़ अपने खाने में उपयोग में लाते हैं, बाजरा, नाचनी, इसकी रोटी बनती है, ज्वार का भी रोटी बनती है, चना हम हर पदार्थ में डालने के लिए उपयोगी है। सब आपको ये पता है। अगर जिसको पता नहीं है
वो अधिकतर जानकारी ले सकते हैं। प्रश्न तीसरा प्रश्न है, गेहूँ और जो अनाज होते हैं और ये तीनों शब्द संज्ञा है। गेहूँ और जो अलग अलग किस्म के अनाजों के लिए नाम है, इसलिए ये दोनों व्यक्तिवाचक है, संज्ञा है। और अनाज क्या है? जातिवाचक संज्ञा है। इसी प्रकार रिमझिम व्यक्तिवाचक संज्ञा है और पाठ्य पुस्तक जातिवाचक संज्ञा है। यहाँ पे एक प्रश्न लिखा हुआ है तीसरा, उसमें से क सिर्फ मैंने लिखा है और उसका उत्तर यहाँ पे दिया है, लेकिन आप जो मैं पढ़ रही हूँ वो प्रश्न क्रमांक 3 है। रिमझिम ये हमारे पुस्तक का, किताब का नाम है। रिमझिम क्या है? यह हमारी किताब का नाम है, इसलिए व्यक्तिवाचक, ये व्यक्ति का, किसी भी वस्तु या मनुष्य, इसका जो नाम है वो व्यक्तिवाचक संज्ञा है। तो रिमझिम ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है। वस्तु का नाम है, पुस्तक का नाम है, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा है। और पाठ्य पुस्तक ये जातिवाचक संज्ञा है। उसी के आधार पर यहाँ पे 2 प्रश्न लिखे गए हैं। पहला प्रश्न है, नीचे दी गई संज्ञा का वर्गीकरण इन 2 प्रकारों की संज्ञाओं में करो। शब्द दिए गए हैं और क्या करना है, इसमें से व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन सी है और जातिवाचक संज्ञाएं कौन सी है वो पहचान कर लिखनी है। पहले हम शब्द देखेंगे। लेह, धातु, शेरवानी, भोजन, तांबा, खिचड़ी, शहर, वेशभूषा। अब हम इसका उत्तर देखेंगे। क्या करना था हमको? व्यक्तिवाचक संज्ञा अलग लिखनी थी और जातिवाचक संज्ञा अलग लिखनी है। तो व्यक्तिवाचक संज्ञाओं के आगे कौन से शब्द आएंगे? देखो, लेह, शेरवानी, तांबा, खिचड़ी। और जातिवाचक संज्ञा में धातु, भोजन, शहर, वेशभूषा। जातिवाचक संज्ञा में धातु, भोजन, शहर, वेशभूषा। और आगे का प्रश्न जो है इसी से संबंधित है। ख प्रश्न फिर से एक बार पढ़ो। ऊपर लिखी हर जातिवाचक संज्ञा के लिए 3 व्यक्तिवाचक संज्ञाएं खुद सोचकर लिखो। ये जो जातिवाचक संज्ञा है ऊपर लिखी हुई, यहाँ पे लिखी हुई, ये जो जातिवाचक संज्ञा है उसके लिए क्या करना है हमें? फिर से 3 इसके बारे में, इसके बारे में, इसके बारे में और इसके बारे में, धातु के बारे में, भोजन के बारे में, शहर के बारे में, वेशभूषा के बारे में क्या करना है? 3 कितनी? 3 व्यक्तिवाचक संज्ञाएं लिखना है। व्यक्तिवाचक संज्ञाएं लिखने। देखो तो उत्तर यहाँ पे मैंने लिखा है धातु, ये जातिवाचक है। धातु कैसा है? जातिवाचक। और प्रश्न क्या है यहाँ पे? लिखना क्या है हमें? उसके लिए, इस जातिवाचक के लिए व्यक्तिवाचक संज्ञा लिखना है हमें। सोना, चांदी और लोहा, इसके वर्ग में आता है वो। शहर, शहर कौन कौन से? मुंबई, कलकत्ता, दिल्ली। मुंबई, कलकत्ता, दिल्ली, ये व्यक्तिवाचक संज्ञा हुई। भोजन, रोटी, दाल, चावल। वेशभूषा, धोती, साड़ी और कमीज। इसके बारे में हम ज़्यादातर जानकारी, मतलब जब हम व्याकरण हम सीखेंगे तब इसकी जो संज्ञा रहेगी, इसके बारे में अधिक उदाहरण रहेंगे, वो हम पाठशाला शुरू होने पर, स्कूल शुरू होने पर देखेंगे और उसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा लिखने की कोशिश करेंगे। आप कहानी एक बार फिर पढ़ो, उसके बारे में जो उसके साथ दिए गए नए शब्द है, कठिन शब्द है, उसके अर्थ है वो दोहराओ, कहानी याद करो, फिर से एक बार पढ़ो और फिर ये क्वेश्चन आंसर जो दिए हुए प्रश्न उत्तर वो क्या करना है आपको अपने कॉपी में यानी नोटबुक में उसे क्या करना है? लिखना है और उसके बारे में फिर से पढ़ना है। कहानी बहुत ही सीधी सादी है। सिर्फ जो यहाँ के पाठ में जो नाम आए हुए उसके बारे में थोड़ा सा आपको शायद डिफ़िकल्ट लगेगा, थोड़ी से कठिन लगेंगे वो शब्द, लेकिन दोबारा 2-3 बार पढ़ने से
आपको वो भी आपकी वो शंका दूर हो जाएगी कि कौन सा कौन है क्या है। लेकिन ज़्यादातर नाम इसमें है नहीं, सिर्फ मंत्री जी का बेटे का नाम भी नहीं दिया गया है, सिर्फ मंत्री जी का नाम है लोनपोगार और हमारा जो राजा है सांगोवेसेन उसका नाम है। तो मंत्री और राजा, मंत्री आपको अभी याद रहेगा, मंत्री जी का नाम लोनपोगार है और उनको क्या चिंता थी वो हमने कहानी में देखी, शुरुआत में पढ़ी, फिर एक बार हमने उसका स्पष्टीकरण में देखा कि उनको क्यों चिंता थी। उनका बेटा बहुत ही भोला था तो फिर मैं जब तक ज़िंदा हूँ तब तक मैं अपने बेटे का ख्याल कर सकता हूँ और उसकी सारी ज़िंदगी में मतलब जहाँ जब 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 तक मैं हूँ तब तक मैं उसे संभाल सकता हूँ, लेकिन मेरे बाद उसका क्या होगा, वो कैसे जिएगा, कैसा व्यवहार ज्ञान करेगा, व्यवहार उसके समझ में आ जाएगा, ज़िंदगी कैसी कटेगी उसकी, आदि सारी बातों से वो परेशान थे। तो फिर इस प्रश्न उत्तर में भी ये हमने एक्सप्लेन किया है, स्पष्टीकरण उसका मैंने दिया है। तब भी फिर भी आपको कोई अगर समस्या है तो आप कमेंट में लिख सकते हो, पूछ सकते हो और आपका जो मतलब जो कहानी के संबंध में कोई अगर प्रश्न है तो भी आप पूछ सकते हो। तो ये प्रश्न आपको क्या करना है, सब के सब लिखने हैं नोटबुक में, फिर उसे एक बार पढ़ना भी है। कहानी को पहले एक बार पढ़ो, फिर उसके बाद में और थोड़े से प्रश्न हैं लेकिन वो हम कल के वीडियो में देखेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपसे कह रही हूँ कि कहानी फिर एक बार आप सुने, पढ़े और फिर क्या करें, कहानी सुनने के बाद ही तुरंत आप उस पार्ट के क्वेश्चन एंड आंसर, प्रश्न और उत्तर जो है मैंने अभी आपको पढ़कर सुनाए हैं, यहाँ पे उनके उत्तर सारे के सारे मैंने लिखे हुए हैं, वो आप पढ़े और आप अपने कॉपी में लिख लो और उसके बाद स्कूल शुरू होने के बाद उसे हम चेक करने वाले हैं। तो इसलिए जब भी ये ख़त्म होता है लेसन, हमारा पाठ या भी कहानी, कोई कविता, कोई कुछ भी हो, उसके बाद ये जो प्रश्न उत्तर रहेंगे वो प्रश्न उत्तर का अभ्यास आपको करना है। और एक बात है, पहले कहानी आप क्या करो, एक एक पैराग्राफ में पढ़ो, फिर एक साथ पढ़ो और तब भी आपको समझ में नहीं आ रही है तब आप क्या करो, पहले उसके जो मैंने शब्द दिए हैं, नए शब्द, तो उस शब्द के जो अर्थ है, आपको ये शब्द नए इतने कठिन नहीं है, ये नए शब्द है तो उसके अर्थ भी यहाँ पे दिए हुए हैं। पहले ये अर्थ क्या है वो पहले समझो, उसके बाद कहानी पढ़ना शुरू करो और फिर कहानी पढ़ने के बाद सब तुरंत ही उसके जो प्रश्न हैं वो जहाँ तक भी हुए हैं वहाँ तक क्या करो, पूरे करने की कोशिश करो। थैंक यू।